एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची डरावनी कहानी। रात का समय था, घना कोहरा पूरे जंगल को अपने आगोश में लिए हुए था। सुरेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपना भारी भरकम ट्रक लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। यह रास्ता पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच से निकलता था और स्थानीय लोग इसे शापित सड़क कहते थे। कहा जाता था कि इस रास्ते से जो भी गुजरता है वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। लेकिन सुरेश इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह सिर्फ अपना माल समय पर पहुंचाना चाहता था। उसे इस सड़क से कई बार गुजरने का अनुभव था, मगर इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुरेश अपने ट्रक के इंजन को स्टार्ट करता है और धीरे धीरे हाईवे छोड़कर जंगल के रास्ते पर बढ़ जाता है। यह रास्ता छोटा था और समय की बचत करता था, लेकिन कई ड्राइवर इस रास्ते से जाने से बचते थे। जैसे ही ट्रक जंगल के अंदर पहुंचा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सड़क उबड़ खाबड़ थी और ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी बस कुछ मीटर तक ही जा रही थी। सुरेश ने रेडियो चालू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में रेडियो ने अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। तभी अचानक ट्रक के पिछले हिस्से में किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज आई। सुरेश ने झटके से ब्रेक लगाया। वह अपने रियर व्यू मिरर में देखता है, मगर पीछे कुछ नहीं था। शायद कोई पत्थर लगा होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन फिर ट्रक के अंदर किसी के सांस लेने की धीमी आवाज आने लगा। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा हो। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद थकान के कारण भ्रम हो रहा है, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने फिर से आगे देखा, उसके सामने अचानक एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने झटके से ब्रेक मारे। ट्रक रुक गया, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली था या सिर्फ उसका वहम। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ट्रक के सामने वाले शीशे पर किसी के पंजों के निशान उभरने लगे। डर के बावजूद सुरेश ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। तभी सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया, जिसने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। इतनी रात में यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है, सुरेश ने सोचा, पर अकेलेपन से डरते हुए उसने उस व्यक्ति को ट्रक में बैठा लिया। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, आप बहुत बहादुर हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद उस व्यक्ति ने पूछा, आपको इस सड़क की कहानी पता है? सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। कई साल पहले इस सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत को कुचल दिया था और तब से वो आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है। सुरेश को अजीब महसूस हुआ। लेकिन आपको कैसे पता? उस आदमी ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं वही ट्रक ड्राइवर हूं। और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। सुरेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने ट्रक रोक दिया, लेकिन अब ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। सुरेश ने ट्रक से उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ठंडी हवा के झोंके से उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही कदम चलने के बाद उसने देखा कि सड़क किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। जब उसने अंदर झांका तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। आंटी, आप यहां अकेली रहती हैं? उसने डरते डरते पूछा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तू यहां से चला जा, वरना वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। कौन? औरत ने कांपते हुए इशारा किया। सुरेश ने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में खून से लथपथ औरत खड़ी थी। सुरेश के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो उल्टे पांव भागा और ट्रक में आकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी अचानक ट्रक का शीशा खुद खुलने लगा। सुरेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। वो तेजी से ट्रक भगाने लगा। हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। कुछ ही देर में वो सुनसान रास्ता खत्म हो गया और जैसे ही ट्रक शहर की रोशनी में पहुंचा, सब कुछ सामान्य हो गया। सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, वो औरत पीछे की सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी। चलिए एक और कहानी सुनते हैं, खौफनाक कब्रिस्तान की एक सच्ची डरावनी कहानी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा के तेज झोंके सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रहे थे।
शहर के बाहर स्थित वह पुराना कब्रिस्तान वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां किसी अनजान परछाई को भटकते हुए देखा था। लेकिन रमेश, जो कि एक पत्रकार था, इन सब अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वो इस कब्रिस्तान की सच्चाई को उजागर करेगा। वो नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव साबित होगा। रमेश एक जासूसी पत्रिका के लिए काम करता था। वह रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता था। जब उसे खबर मिली कि इस पुराने कब्रिस्तान में भूत प्रेत देखे गए हैं, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। स्थानीय लोग इस कब्रिस्तान को शापित भूमि कहते थे। कई साल पहले यहाँ एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जिसमें राजा हरिनाथ और उसका परिवार रहता था। लेकिन एक दिन उस हवेली में भीषण आग लग गई और पूरा परिवार जलकर राख हो गया। तब से इस जगह को अपशगुन मानकर लोगों ने इसे छोड़ दिया। समय के साथ यह जगह कब्रिस्तान में तब्दील हो गई, लेकिन लोगों का मानना था कि राजा हरिनाथ और उसके परिवार की आत्माएं भी आज भी यहां भटकती हैं। रमेश ने अपने दोस्त विशाल और अमित को साथ चलने के लिए राजी कर लिया। तीनों ने मिलकर कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान पैक किया। रात के 11 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ भूत हैं? अमित ने हंसते हुए पूछा। अफवाहें हैं, पर सच क्या है ये हमें खुद पता करना होगा, रमेश ने जवाब दिया। कब्रिस्तान का पुराना लोहे का गेट जंग से भर चुका था। विशाल ने जैसे ही उसे खोला, गेट की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। तीनों अंदर दाखिल हुए और देखा कि चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थीं। घास और जंगली झाड़ियों ने कब्रों को ढक रखा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। शायद कोई जानवर होगा, विशाल ने कहा। लेकिन रमेश को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अमित ने कैमरा ऑन कर लिया और चारों ओर रिकॉर्डिंग करने लगा। यहां तो कुछ भी नहीं है, अमित ने कहा। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखाई दी। एक काली परछाई एक कब्र के पास से गुजर रही थी। ये क्या था? विशाल घबराकर बोला। रमेश ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, मगर वहां कुछ नहीं था। कोई भ्रम होगा, अमित ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर एक कब्र की मिट्टी अपने आप हिलने लगी। तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह उनकी आंखों का धोखा था या सच में कुछ अनहोनी हो रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक कंकाल जैसी सफेद आकृति एक पेड़ के पास खड़ी दिखी। भागो, विशाल चीख पड़ा। रमेश ने अपने होश बनाए रखे और उसने टॉर्च उस आकृति की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी औरत की थी। आवाज कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से से आ रही थी, जहां राजा हरिनाथ और उसके परिवार की कब्रें थीं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, अमित कांपते हुए बोला। लेकिन रमेश को पीछे हटना पसंद नहीं था। वे धीरे धीरे उस जगह पहुंचे और जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कब्र के ऊपर एक औरत खड़ी थी जो सफेद कपड़ों में थी और उसका चेहरा धुंधला था। कौन हो तुम? रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो औरत अचानक हवा में ऊपर उठने लगी और एक भयानक आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक हवा तेज हो गई और चारों तरफ से अजीब अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। रमेश, विशाल और अमित पूरी ताकत लगाकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, लोहे का गेट अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। अचानक कब्रिस्तान की सारी कब्रें हिलने लगी। जमीन से हड्डियों वाले हाथ बाहर आने लगे। ये सब क्या हो रहा है? अमित डर के मारे चिल्लाया। रमेश ने पूरी ताकत से गेट को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और वही सफेद कपड़ों वाली औरत उनके सामने प्रकट हो गई। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल तीनों के कानों में एक डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। उनका शरीर कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी और सारी भयानक घटनाएं बंद हो गईं। कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुल गया। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ लगाई। जब वे वापस गांव पहुंचे तो उन्होंने लोगों को पूरी घटना बताई। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम बच गए, लेकिन दोबारा उस जगह मत जाना। वहां जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली वो अब भी भटक रही हैं।
रमेश को अब समझ आ गया था कि यह सब सिर्फ अफवाहें नहीं थी, वो जगह सच में शापित थी। चलिए एक और कहानी सुनाते हैं, भूतिया श्मशान घाट की एक सच्ची डरावनी कहानी। रात का समय था, घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और सूखी पत्तियां हवा के झोंकों से उड़ रही थी। शहर के बाहर स्थित वह पुराना श्मशान घाट वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात में आत्माएं भटकती हैं। रवि, जो कि एक नास्तिक युवक था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस श्मशान घाट पर रात बिताने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। रवि अपने 3 दोस्तों विशाल, अमित और रोहन के साथ गांव के उस श्मशान घाट पर पहुंचा। यह जगह शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। लोगों का मानना था कि वहां कई वर्षों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। जैसे ही वे श्मशान घाट के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके शरीर से टकराया। रवि ने हंसते हुए कहा, यह सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं, देखना आज की रात यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन रोहन थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यार मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। विशाल ने मजाक में कहा, डरपोक मत बन, अभी तो रात शुरू ही हुई है। उन्होंने श्मशान घाट के अंदर कदम रखा। चारों ओर अधजली लकड़ियां और राख बिखरी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वे सब श्मशान घाट के एक पुराने चबूतरे पर बैठ गए और बातचीत करने लगे। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली और पास रखी एक लकड़ी अपने आप हिलने लगी। रवि हंसा, अरे यह हवा के कारण हो रहा होगा। लेकिन तभी एक सूखी टहनी अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रोहन कांपते हुए बोला, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, कुछ अजीब महसूस हो रहा है। रवि ने उसे समझाया, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ हमारा वहम है। पर वह नहीं जानता था कि यह वहम नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। रात के 1 बजे चारों दोस्त अभी भी श्मशान घाट पर बैठे थे। तभी अचानक अमित ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वह घबराकर चिल्लाया, यहां कोई है। जैसे ही बाकी दोस्त मुड़े, वहां कुछ नहीं था। विशाल ने कहा, अमित तेरा दिमाग खराब हो गया है, यहां कोई नहीं है। लेकिन तभी श्मशान घाट के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई किसी चीज को खींच रहा हो। चारों दोस्त स्तब्ध रह गए। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां किसी की जली हुई परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। वह इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो वह देख रहा था वह किसी भ्रम से कम नहीं था। अचानक रोहन जोर से चीख पड़ा। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन जब सबने देखा वहां कोई नहीं था। विशाल ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, अब तुम लोग बच नहीं सकते। चारों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई थी। श्मशान के कोने में खड़ी वह जली हुई परछाई अब और भी करीब आ चुकी थी। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वह हूं जिसे इस श्मशान में बिना अंतिम संस्कार के छोड़ दिया गया था। मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। रवि को यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो, परछाई और गहरे स्वर में बोली। अगर झूठ समझते हो तो मेरी सच्चाई खुद देख लो। तभी जमीन हिलने लगी और चारों ओर राख उड़ने लगी। रवि को अचानक अपने पैरों के नीचे जमीन दरकती महसूस हुई और अगले ही पल चारों दोस्त जमीन के अंदर धंसने लगे। चारों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज जैसे इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। तभी अचानक एक बूढ़े पुजारी की आवाज आई, AUM नमः शिवाय। जैसे ही यह मंत्र गूंजा, परछाई जोर से चीखी और गायब हो गई। जमीन हिलना बंद हो गई और चारों दोस्त वापस जमीन पर आ गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। यह श्मशान सिर्फ मृतकों के लिए है, जीवितों के लिए नहीं। यहाँ उनकी आत्माएं हैं जो कभी मुक्त नहीं हो सकती। रवि और उसके दोस्तों ने साधु के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। साधु ने उन्हें राख उठाकर अपने माथे पर लगाने को कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें लगा कि उनके शरीर का सारा डर मिट गया है। साधु ने कहा, अब कभी इस श्मशान में दोबारा मत आना। अगली सुबह जब रवि और उसके दोस्त गांव वापस लौटे
तो उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस श्मशान घाट की सच्चाई पूछी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, वह श्मशान सैकड़ों साल पुराना है। वहां कई लोगों के अधजले शव छोड़ दिए गए थे। उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। रवि अब समझ चुका था कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। कभी कभी तर्क से परे भी एक दुनिया होती है। और उस रात उन्होंने उस दुनिया की झलक देखी थी। तांत्रिक की एक सच्ची खतरनाक डरावनी घटना। दोस्तों, कहानी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस गांव के बारे में कुछ बहुत ही अजीब बातें भी थीं, जो शहर से बाहर रहने वाले लोग नहीं जानते थे। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, इसाम थी, जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू और तंत्र मंत्र का प्रयोग करता था। कभी कभी रात के समय इस हवेली से डरावनी आवाजें आती थीं, और गांव वाले कहते थे कि वह तांत्रिक अपनी शक्ति के लिए शैतान से संपर्क करता है। राहुल, जो कि एक युवा पत्रकार था, इस तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वह उस तांत्रिक के बारे में सच्चाई जानने के लिए गांव जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस निर्णय ने उसे कहां तक पहुंचाना था। राहुल ने अपने दो दोस्तों विशाल और अजय को साथ लिया। तीनों ने तय किया कि वे हवेली तक जाएंगे और वहां के रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के 11 बजते बजते वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार घास और बेलों से ढका हुआ था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे नहीं खोला हो। यार, यहां तो कोई नहीं है, विशाल ने कहा, जबकि वह हवेली के गेट को खींचने की कोशिश कर रहा था। अजय डरते हुए बोला, क्या हमें यहां नहीं रुकना चाहिए? राहुल ने उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए गेट खोला और अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी गंध उनके नथुनों में समा गई। हवा में हल्की सी बर्फीली सिहरन महसूस हो रही थी। यहां क्या हो सकता है? अजय ने कहा। राहुल ने कहा, यह सब अफवाहें हैं, हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। तीनों एक पुराने कमरे की ओर बढ़े, जिसमें दीवारों पर अजीब सी रेखाएं और प्रतीक बने हुए थे। कमरे में एक लकड़ी की चौकी रखी हुई थी, जिस पर तंत्र मंत्र की पुस्तकें और पूजा की सामग्री पड़ी हुई थी। तभी अचानक कमरे की दीवारों से एक खौफनाक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आवाज फिर से गूंजते हुए आई, मैं हूं वह जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं हूं तांत्रिक, और तुम मेरी सीमा में घुस चुके हो। अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। हवेली का वातावरण अचानक ही बदल गया। हवा तेज हो गई और चारों ओर अजीब सी गूंज सुनाई दी। राहुल और दोस्तों को लगा जैसे कोई उन्हें घेर चुका है। हमें यहां से भागना होगा, विशाल ने घबराकर कहा। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे के एक कोने से एक काले कपड़ों में ढका हुआ व्यक्ति निकला। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसका चेहरा कुछ ऐसा था जैसे वह मरे हुए हों। तुमने मेरी शक्ति का मजाक उड़ाया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तांत्रिक की आवाज ने कमरे में गूंजते हुए कहा। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, राहुल ने डरते हुए कहा। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अचानक हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। कमरे में मौजूद सभी चीजें हिलने लगी। राहुल और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन वे किसी तरह खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। तांत्रिक ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और कमरे में काले धुएं का गुबार फैलने लगा। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। तुम सब अब मेरे अधीन हो, तांत्रिक ने घोषणा की। अचानक राहुल और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनका शरीर नियंत्रित नहीं हो रहा था। उनके हाथ और पैर जैसे पत्थर हो गए थे। वे किसी भी दिशा में हिल नहीं पा रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? अजय ने चिल्लाया। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादू है, अब तुम सब मुझे अपनी शक्ति दे चुके हो। तांत्रिक ने एक तेज आवाज में कुछ मंत्र पढ़े और कमरे में अचानक काले साए उभरने लगे। राहुल, विशाल और अजय की आंखों के सामने कई आत्माएं दिखाई देने लगीं। वे चीख रही थीं और उनके चेहरे डर से विकृत थे। हाँ, हमें बचाओ, विशाल चिल्लाया। लेकिन तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। अब तुम देखोगे असली तंत्र मंत्र की शक्ति।
आत्माएं धीरे धीरे उनके करीब आने लगी और उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक कदम बढ़ाया, लेकिन वह गिर पड़ा। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और अचानक कमरे की सारी रोशनी चली गई। अब केवल अंधेरा था और चारों ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। राहुल और उसके दोस्त अब पूरी तरह से टूट चुके थे। वे मान चुके थे कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, तुमने उसे जाने दिया है, अब उसे हराना संभव नहीं। राहुल ने अपने आंखों में एक नई उम्मीद देखी और उसने तांत्रिक से कहा, तुमने जो किया है वह हमें खत्म नहीं कर सकता, हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं। तांत्रिक ने गुस्से में आकर कहा, तुम नहीं जान सकते कि तुमसे खेलने के बाद क्या होगा। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर से एक तेज लाइट आई और तांत्रिक की शक्ति कम होने लगी। वह एक बार फिर से गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे हराया। अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया। जब लाइट बुझी तो तांत्रिक और आत्माएं गायब हो चुकी थीं। राहुल और उसके दोस्त राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह कहानी पूरी नहीं थी। अगली सुबह तीनों वापस गांव लौटे। वे अब जानते थे कि तांत्रिक का खेल सिर्फ काले जादू का नहीं, बल्कि आत्माओं और तंत्र मंत्र का था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली तांत्रिकों के लिए एक केंद्र थी और कई पीढ़ियां यहां से तंत्र मंत्र की शक्ति प्राप्त करती थी। लेकिन अब राहुल और उसके दोस्तों के लिए यह सच्चाई थी कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनसे इंसान का सामना नहीं करना चाहिए। चलिए और कहानी सुनाते हैं। व्रांग टर्न एक डरावनी कहानी। दिल्ली से एक छोटा सा शहर जाने के लिए नितिन और उसके दोस्त विशाल, मनीष और सीमा एक कार में सवार हुए थे। उनका उद्देश्य एक शांति से भरे हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताना था। रास्ता शहर से बाहर जाने वाला था और उन्होंने जीपीएस से मार्ग लिया था। लेकिन यह यात्रा उनके लिए बहुत कुछ और लेकर आई जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में सड़कें सुनसान हो रही थीं। नितिन और उसके दोस्तों को इस बात का एहसास नहीं था कि रास्ते में एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। दूसरे रास्ते पर जाना ठीक रहेगा, यहाँ से रास्ता ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सीमा ने चिंता जताई। विशाल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? यह तो सिर्फ एक जंगल है, हमें कोई नहीं मिलेगा। मनीष ने चुटकी लेते हुए कहा, चलो, अगर हम रास्ता बदलते हैं तो छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। नितिन ने जीपीएस पर रास्ता देखा और कहा, यह सही है, हमें सीधे हिल स्टेशन पहुंचने के लिए इस रास्ते से जाना होगा। यह तय होने के बाद कार एक घने जंगल के रास्ते में प्रवेश कर गई। कुछ किलोमीटर चलते ही रास्ता अजीब होने लगा। सड़क संकरी और घुमावदार थी। चारों ओर घना जंगल था और रास्ते में कोई और वाहन नहीं था। अचानक कार का इंजन एक बार धीमा पड़ा। क्या हुआ? विशाल ने चौंकते हुए पूछा। नितिन ने इंजन चेक किया। कुछ नहीं, ये थोड़ी सी खराबी है। तभी एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। कहीं दूर से किसी की चीख की आवाज आई जो बहुत डरावनी थी। यह क्या था? सीमा ने कांपते हुए पूछा। कुछ नहीं होगा, तुम दोनों डरपोक हो, मनीष ने मजाक किया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस आवाज के साथ ही उनकी यात्रा में पहला खौफनाक मोड़ आ चुका था। अचानक जीपीएस की स्क्रीन पर एक अजीब सा संदेश दिखाई दिया। रूट अवेलेबल नहीं। नितिन ने कई बार चेक किया लेकिन रास्ता बंद था। यह क्या हो रहा है? नितिन ने कहा। सिस्टम में गड़बड़ी है, हमें रुककर दिशा बदलनी पड़ेगी। उन्होंने कार को रोका और बाहर देखा। कोई रिहायशी इलाका नहीं था और घना जंगल चारों ओर फैला था। तुम कह रहे हो कि हम कहाँ हैं? विशाल ने पूछा। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम रास्ता बदल लें, सीमा ने चिंता जताई। नितिन ने साहसिकता से कहा, चिंता मत करो, हम किसी न किसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही नितिन ने कार चालू किया और मोड़ लिया, उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वह कहीं और ही पहुंचने वाला। कुछ देर बाद रास्ता और भी अकेला हो गया। चारों दोस्तों को समझ में आ गया था कि वे सही रास्ते पर नहीं थे। तभी अचानक रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ही अजीब तरह से दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें भयावह थीं। क्या तुम मदद कर सकते हो? नितिन ने कार से बाहर निकलकर पूछा। बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा, तुम लोग इस रास्ते पर क्यों आ गए हो? यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। हम बस हिल स्टेशन जा रहे हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? मनीष ने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें यहां से वापस लौट जाना चाहिए। अगर तुम आगे बढ़े तो बहुत पछताओगे।